खाना खाने के बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए। दिन भर की थकावट की वजह से आयत भी नहाने चली गई ताकि पुरस्कून नींद सो सके। जब से निकाह की बात हुई थी अभी तक इसका सामना एहराज से नहीं हुआ था। मुख्तलिफ बातों को सोचती, नम बालों को तौलिए से खुश करती। जैसे ही आयत वॉशरूम से बाहर आई मगर सामने का मंजर इसने पर हैरतों के पहाड़ तोड़ दिए थे। सामने सोफे पर पांव फैलाए एहराज मोबाइल के साथ मगन नजर आ रहा था। आयत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई कदावर शीशे के सामने गई। वहां से कैचर उठाकर अपने बालों को कैद किया। एहराज को अपने कमरे में इतनी रात को देखकर इसके हवास कम होने लगे थे। आगे मेरी वाइफ टू बी। एहराज की नजरें जैसे हाथों की उंगलियां मरोड़ती आयत पर पड़ी तो जल्दी से मोबाइल पॉकेट में अड़ीसता सोफे से उठकर बैठा। आयत को तो हमेशा इसके कड़वे कसीले तनकीदी लहजे की आदत थी। इसने चाशनी में डूबे लहजे के पीछे का मकसद समझकर ही लर्ज गई। अरे डरो नहीं। एहराज ने आयत को जब कांपते देखा तो इसके करीब जाकर अपनी उंगली आयत के गाल पर फेरते इसकी गर्दन तक ले आया था। एहराज का रम्स खुद के वजूद पर महसूस करते ही आयत का जिस्म कांपना शुरू हो गया था। अभी भी वो एहराज का मकसद समझने से कासर थी। आखिर क्यों वो रात के इस पहर आयत के कमरे में आया था? तुम यज़दान के साथ क्या कर रही थी? बस एक सवाल का जवाब चाहिए, फिर चला जाऊंगा। एहराज आग बरसाती आंखों से आयत की जानब देखकर सवाल करने लगा। इसका सवाल सुनकर ही आयत का सर चकरा गया था। कहीं वो आज दोपहर को यज़दान के साथ हुई मस्ती को गलत रंग तो नहीं दे रहा? तुमने जो सोचना है सोचो। आयत की आंखों से बेसाख्ती आंसू निकल आए थे। अगर अभी एहराज को इसकी जात पर यकीन नहीं तो शादी के बाद किसी भी बात को वो अपनी अना का मसला बना सकता था। जब तुम्हें यकीन ही नहीं मुझ पर तो मैं भी वजाहत नहीं दूंगी। तुम जाओ यहाँ से। आयत धकेल कर एहराज को कमरे से बाहर निकालने लगी मगर वो कहाँ वो नाजुक सी लड़की इस देव को बाहर निकाल सकती थी। सब लोग पुरस्कून नींद सो रहे थे, जाने बगैर कि कल का दिन इन सब की जिंदगी में भूचाल लाने वाला है, जिससे सबकी जिंदगी बिखर जाएगी। दिन भर दिन गुजरते गए और वो दिन भी आ गया जिसका एहराज को बेसब्री से इंतजार था। इसे सब पर एक धमाका करना था मगर इसकी खबर बस इसी को थी। किसी को भी अपने दिमाग में चल रहे मंसूबे की खबर न होने दी थी। हस्बे मामूल सब उठे अपने काम किए और तैयारियों में जुट गए थे। आखिर कोई मामूली बात थोड़ी न थी। आज करमानी विला के सबसे बड़ी बेटी और बेटे का निकाह था। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे मगर कुछ ही देर में इस खुशी को ग्रहण लगने वाला था। नोक नोक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसी वक्त आयत हिना बेगम के साथ इनके बुलावे पर इनके कमरे में गई थी जहां वो इन्हें अपने जेवरात दिखा रही थी। दूसरी जानब फरिश्ते अभी गीले बालों को ड्रायर से सिखा रही थी कि दुपट्टा गले से बेनियाज बेड पर पड़ा हुआ था। जाओ, दरवाजा खुला है। फरिश्ते ने बिना ध्यान दिए कमरे में आने को बोल दिया था। इसे लगा कि हिना बेगम आई होगी, इसलिए मगर अंदाज में बालों को खुश करने में मसरूफ थी। कुछ देर गुजरने के बाद जब कमरे में कोई हलचल न हुई तो फरिश्ते ने पलटकर कमरे में देखा। सामने देखते इसकी आंखों में हैरत ऊद आई थी। जहाँ यज़दान ठहरा यकटक इसे देखे जा रहा था। फरिश्ते जल्दी से होश में आई, फुर्ती से चंद कदम चलकर बेड पर पड़ा दुपट्टा अच्छी तरह अपने बाजू पर ओढ़ लिया। शर्म से इसकी पलकें लर्ज रही थी, गालों पर हया की सुर्खी आ गई थी। यज़दान इस बेसाख्ता कैफियत से बाहर निकला। इससे पहले वो अपने जज्बात पर अपना जब्त खो देता। इसने अपने हाथ से पकड़ा हुआ गिफ्ट बेड पर रखकर कमरे से निकल गया। वाओ, गिफ्ट! बेड पर पड़े शॉपर को देखते फरिश्ते की आंखें चमक उठी थी। इसने जल्दी से भागकर इस गिफ्ट को अनपैक किया था। इसकी नजरों के सामने एक खूबसूरत ब्लू कलर की पैरों को छूती मैक्सी थी जिसके गले पर नफीस मोतियों से कढ़ाई की गई थी। इसके साथ एक और बॉक्स था जिसमें डायमंड का नफीस सा सेट था। इससे पहले कि वो रैपर फेंकती इसे एक कार्ड नजर आया। ये सब खुशगवार एहसास महसूस किए फरिश्ते ने आंखें बंद कर ली। इस लिबास को बेसाख्ता चूम लिया। आखिर वो इसके शोहर की जानब से पहला तोहफा था। ये सब सोचते इसके चेहरे पर हया की लाली छा गई थी। मेरी प्यारी वाइफ, मैं चाहता हूँ आज की तकरीब में मेरे पसंद किया हुआ लिबास पहनो। अगर तुम पहनोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने हमारे माबैन रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया। फक्त फरिश्ते का यज़दान। कार्ड पर लिखे खूबसूरत सितरे फरिश्ते के दिल के तार हिला गए। इतना प्यार करने वाला शौहर मिला इससे इसकी आंखें खुद की किस्मत पर रश करते झिलमिलाने लगी थी।
यूशा साहब भी आज खुश थे, आखिर खुश क्यों ना होते। आज वो अपनी मानत को इसकी सही जगह पहुंचा रहे थे। भागम भाग घर के सभी फर्द मसरूफ थे। लाइट हो गई थी, खाना बना लिया था, सब मेहमानों को दावतनामे भी भेज दिए थे। हिना बेगम बार बार बेचैनी से मुलाजमों से काम की अपडेट ले रही थी। वो आज के दिन अपनी बेटी के निकाह में कोई खराबी नहीं चाहती थी, मगर हर बार इंसानी सोच के मुताबिक काम हो ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना। हिना, सब कुछ तैयार हो जाए तो भी तुम भी तैयार हो जाना। 12 बजे निकाह शुरू हो जाएगा। रिश्ते और आयत को भी बोल दो, दोनों को यजदान पार्लर छोड़ आएगा। समिया बेगम अपने जिठानी की फिक्रमंदी देखकर मुस्कुरा दी। आखिर ऐसा ही तो नहीं एक माँ अपने लगते जिगर को दूसरों के हाथ सौंपती। जी भाभी, हिना बेगम भी फरिश्ते को कहने के लिए इसके रूम की जानब जाने लगी, मगर इससे पहले फरिश्ते ने सीढ़ियां उतरते हुए नजर आ गई थी। सादगी में भी अपने भोले भाले हुस्न से किसी को भी कायल कर सकती थी। हिना बेगम की आंखें भर आई थी, मगर ये वक्त रोने का नहीं था। जल्दी से फरिश्ते को आयत के साथ पार्लर जाने का बोलकर खुद अपने कमरे में बंद हो गई थी। आप ही ड्रेस और ज्वेलरी बैग में रख लें, हमें अभी पार्लर के लिए जाना है। फरिश्ते ने दोनों से आयत को पगासों से पकड़कर खड़ा किया और फरिश्ते, आयत कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा था। सुबह से दिल किसी अनदेखी अनहोनी से खौफजदा हो रहा था। इसलिए जब फरिश्ते ने इसे पार्लर चलने का बोला तो कमजोर सी आवाज में फरिश्ते को रोकना चाहा। फरिश्ते ने बिना कुछ सुने आयत का बैग मुलाजिम से बोलकर डिग्गी में रखवा दिया था। खुद भी आयत का हाथ थामते गाड़ी में जा बैठी। निकाह की तैयारियां हो गई। घर को मजीद फूलों से सजाया गया था। फूलों की खुशबू घर को महका रही थी। सुबह सुबह ही नाश्ते करने के बाद से फरिश्ते आयत को लेकर पार्लर चली गई थी, जहाँ इन्हें यजदान छोड़ आया था। यजदान ने अपने फरिश्ते के लिए एक ही रंग की ड्रेस बनवाई थी, बिना किसी को थोड़ा सा भी शक करवाए। वो गिफ्ट फरिश्ते के कमरे में पहुंचा दिया। दिन ब दिन यजदान की बेताबियां बढ़ती जा रही थी। वो मुनासिब मौके के इंतजार में था कि ताकि सब घर वालों को अपने फरिश्ते के निकाह के बारे में आगाह कर सके। गाड़ी पार्लर के सामने रुकी, दोनों गाड़ी से उतरी और पार्लर के अंदर चली गई। इस दौरान फरिश्ते ने यजदान की जानब देखने से इज्तनाब किया था। खुली खिड़की से नजर आते मनाजर की जानब देखने लगी थी। इस खुद पर यजदान की नजरें महसूस हो रही थी। दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। अगर आयत ख्वाबों में खोने के बजाय हाल में होती तो इन दोनों को लुका छुपी जान जाती। आयत ने बहुत बार मना किया कि इसे पार्लर नहीं जाना, मगर घर की बड़ी पार्टी है, इसका एक भी न चलने दी। खैर, इसे पार्लर भी पहुंचा कर ही दम लिया गया। दोनों जब अंदर पहुंची तो फरिश्ते को याद आया कि वो अपने ड्रेस का बैग तो घर में ही छोड़ आई है। आयत को अंदर रहने का बोलकर जल्दी से पार्लर से बाहर निकली, जहाँ यजदान अभी भी ठहरा फरिश्ते का इंतजार कर रहा था। इसे यकीन था गाड़ी में पड़ा बैग लेने के लिए फरिश्ते जरूर वापस आएगी, और ऐसे ही हुआ था। थोड़ी देर गुजरी थी कि इसे फरिश्ते बाहर आती हुई नजर आई। इसका रुख यजदान की गाड़ी की जानब था। यजदान ने पहले ही वो बैग गाड़ी से निकालकर बाहर रख दिया था। यजदान का दिल मानो खुशी से उछलने लगा था, क्योंकि यह ड्रेस का वही बैग था जिसने फरिश्ते के लिए पसंद किया था। फरिश्ते खामोशी से यजदान के जज्बात अया करती आंखों में देखने से परहेज करते बैग उठाकर पार्लर के अंदर चली गई थी, जहां आयत को ब्यूटिशियन ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया शुरू कर दिया था। यजदान, हम तैयार हो गए हैं, आप आ जाए। फरिश्ते ने कांपते हाथों से मैसेज यजदान को भेज दिया था। इसके सामने आने पर इसका रिएक्शन सोच के फरिश्ते के गाल सुर्ख होने लगे थे। दोनों तैयार हो गई थी तो फरिश्ते ने यजदान को मैसेज कर दिया था। यजदान करीबी पार्लर में अपना लुक बेस्ट करवा रहा था, ताकि फरिश्ते के सामने फीका न लगे। दोनों की बेताबियों को आज एक नई राह मिलने वाली थी। एक सरप्राइज दोनों का मुंतजर था। यजदान फरिश्ते का मैसेज देखते इन्हें लेने आ गया था। यजदान गाड़ी में बैठा दोनों का इंतजार कर रहा था। वो खुद भी नीले रंग का 3 पीस सूट पहने किसी रियासत का शहजादा लग रहा था, जिसकी निगाहें अपनी शहजादी को देखने के लिए बेताब थी। सबसे पहले आयत बाहर आई थी, जिसने गोल्डन कलर का खूबसूरत लहंगा जेबतन किया हुआ था। सामने इसी रंग के जेबरा पहने दुल्हन के रूप में आयत बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यजदान की निगाहें फरिश्ते को ढूंढ रही थी। आयत बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमेशा खुश रहो। यजदान ने आयत को देखते हुए इसकी तारीफ की और खुश रहने की दुआ दी थी, जिसकी जिंदगी में अभी से ही तकलीफें लिख दी गई थी। यजदान ने आयत को कार में बैठाया और फरिश्ते का इंतजार करने लगा। कहाँ हो बेगम? मोबाइल निकालकर बेताबी से फरिश्ते को मैसेज कर दिया। फरिश्ते अपने अंदर हिम्मत बाहर जाने की हिम्मत जुटा रही थी।
जब इसके मोबाइल पर बीप हुई, जिसकी स्क्रीन पर यजदान के मैसेज की बदौलत रोशन हुई थी। लंबे सांस लेती खुद को रिलैक्स किए बाहर की जानब कदम बढ़ा गई थी। यजदान ने फरिश्ते को आते देखा। एक पल को तो वो चौंक गया। फरिश्ते लग ही इतनी खूबसूरत रही थी कि इसकी मैचिंग कलर की पैरों को छूती मैक्सी पहले, बालों को क्लोज कर दिए लाइट मेकअप और यजदान की दी हुई ज्वेलरी अपने वजूद पर सजाए सीज कर कदम उठाते हुए चली आ रही थी। यजदान इसे देखकर मस्मराइज हो गया था। You are looking gorgeous, my lady। यजदान इसके कानों के करीब सरगोशी करते हुए इसके मसनूई ब्लश लगा गालों पर अपना लम्स जोड़ते जल्दी से पीछे हुआ था। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि फरिश्ते हौंक बनी ये सब समझने की कोशिश कर रही थी। यजदान ने इसका हाथ पकड़ा, चुपके से इसमें एक अंगूठी पहना दी जिस पर खूबसूरत लफ्जों में F और Y लिखा हुआ था, जो सिर्फ गौर से देखने वाले को ही पता चल सकता था, वरना आम निगाह में वो एक खूबसूरत नफीस अंगूठी थी। शर्म से फरिश्ते की निगाहें बोझल होने लगी थी। फरिश्ते को गाड़ी में बिठाकर खुद भी यजदान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और मिरर का फोकस यजदान ने फरिश्ते की जानब कर दिया था। फरिश्ते यजदान की वल्हाना निगाहों से पजल हो रही थी, इसलिए बार बार अपने नाजुक हाथों पर जुल्म करते इन्हें मरोड़ रही थी। यजदान ने दोनों के लिए पहले ही ठंडा जूस ले रखा था। वो जूस आयत को दिया और दूसरा फरिश्ते को दिया। फरिश्ते को यजदान पर प्यार आ रहा था, जिसकी इतनी केयर कर रहा था। दोनों की निगाहें मिली। यजदान ने फरिश्ते को देख आंख विंक कर दी। गाड़ी घर के सामने जाकर रुकी थी। यजदान ने फरिश्ते की साइड का डोर ओपन कर फरिश्ते को उतरने में मदद की थी। इसके बाद मिलकर आयत को उतारा था। वो इसे लिए घर की जानब रवा हुए थे, जहाँ एक धमाका इनका मुंतजर था। घर में कुछ खास लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था, बस चंद एक खास मेहमान ही थे। निकाह खां भी आया हुआ था। इन लोगों को आने में शायद ज्यादा देर हो गई थी। आयत खुद को वजूद संभालते इन दोनों के साथ चलती जा रही थी। आप ही लोगों का इंतजार था, मुझे कब से इंतजार कर रहा हूँ। खैर अब भी देर नहीं हुई। एहराज पुरसरार लहजे में यजदान के साथ आए तो फरिश्ते को देखकर कहने लगा। घर के तमाम फर्द इसके अनजाने रवैये से शौक में थे। हिना बेगम यूशा साहब की दिल की धड़कनें एहराज की बात सुनने से बढ़ गई थी। बेशक उन्होंने आयत को पैदा नहीं किया था, मगर पाला तो था ना। आयत चेहरे पर घूंघट लिए खामोश तमाशाई बनी सब कुछ सुन रही थी। फरिश्ते यजदान ने आयत को हाथ ठंडे होते महसूस किए, जल्दी से इसे सोफे पर बैठा दिया। बाबा, मुझे आयत से शादी नहीं करनी, मुझे फरिश्ते पसंद है। आज मेरी शादी आयत से नहीं बल्कि फरिश्ते से होगी। एहराज ने फरिश्ते की जानब इशारा करते हुए ऊंची आवाज में सबको अपना फैसला सुना दिया था कि जाने बगैर कि इस फैसले से सबकी जिंदगियों पर क्या असर पड़ेगा। फरिश्ते की हालत सबसे बुरी थी। अभी तक तो इसने यजदान को दिल से अपनाना शुरू किया था और ये तब आयत गुमसुम सी बैठी हुई थी, घूंघट मुंह पर डाले, मेकअप से सजी आंखों से आंसू गालों पर होते हुए गर्दन में जज़ब होते जा रहे थे। सबसे पहले होश यजदान को आया था। वो इसकी बीवी के बारे में ऐसा बोले, वो ये इख्तियार अपने भाई को भी नहीं देता। अपने हाथों की मुठ्ठियां भीजे लाल अंगारा आंखों से एहराज को भस्म कर देने के अंदाज में आगे की जानब बढ़ा था। एहराज का गिरेबान अपनी मुट्ठियों में सख्ती से जकड़ लिया था। नाम कैसे लिया आपने फरिश्ते का? वो बीवी है मेरी। यू गॉड डैम। यजदान ने एहराज का गिरेबान छोड़कर शिद्दत से चिल्ला कर कहा था। उसे से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। खून हाथों की पूंछ से रसने लगा, मगर इसकी परवाह किसे थी। वो तो बस फरिश्ते के घर वाले एक झटका ही नहीं सह पा रहे थे कि दूसरा इंकिशाफ इनके होश ही उड़ा गया था। अभी एक मामला हल नहीं हुआ था, सो दूसरा सामने आ गया। जहां मेहमान चले गए थे, घर वालों के चेहरे पर गुस्सा था, मगर इनमें से एक चेहरा अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था। तुम्हें मालूम भी है कि तुमने क्या बकवास की है? समझ क्या रखा है तुम दोनों भाइयों ने हम घर वालों को? शहान साहब का सख्ता टूटा एहराज के मुंह पर अपनी पूरी कुव्वत से थप्पड़ जड़ दिया था। हिना बेगम और यूशा साहब अभी तक सदमे में थे। समिया बेगम अपने बेटी की हरकत की वजह से किसी भी से नजर मिला नहीं पा रही थी। क्या खुशियां इतने कम पल के लिए होती हैं? तुम अभी की अभी आयत से शादी करोगे, वरना जायदाद से आग तो हो ही गए, साथ में इस घर से भी जाना पड़ेगा। मेरी मैयत को कंधा देने का हक भी मैं तुमसे छीन लूंगा। एहराज करमानी। शहान करमानी को एहराज के रवैये से धचका लगा था। जज्बाती होते उन्होंने तमाम हक एहराज से छीन लिए।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ شادی کروں تو میں ضرور کروں گا، مگر اس کے بعد کسی کو بھی ہمارے بیچ آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو رخصتی بعد میں ہونی تھی وہ آج ہی ہوگی۔ احراز کو اپنے بابا سے ایسی بات کی امید نہ تھی۔ جو بھی تھا، مگر وہ اپنے عزیز جان ماں باپ کے بنا نہیں رہ سکتا تھا، اس نے شادی کی حامی بھر دی تھی، ساتھ میں اپنی شرط بھی رکھ دی تھی۔ آیت خاموش بیٹھی برستی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ احراز کے دل میں اتنی نفرت ہوئی اس نے تصور بھی نہیں کی تھی، مگر آج وہی نفرت سامنے آ گئی تھی۔ اگر اتنی ہی نفرت تھی تو شادی کے لیے ہاں کیوں کی تھی؟ مجھے رسوا کرنے کے لیے؟ احراز کرمانی، اب سے تم آیت کرمانی کی نفرت دیکھو گے، پل پل میری معافی کو ترسو گے، مگر میں تمہیں مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی۔ آیت نے دل ہی دل میں مستقبل کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ سوگوار دلہن بنے آیت قیامت ڈھا رہی تھی۔ جب ایک معاملہ حل ہو گیا تو سب کو یزدان کا خیال آ گیا، کیوں اس نے کہا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ سمیہ بیگم بچی کچی طاقت سمیٹ کر یزدان کے پاس گئی۔ یزدان، تم نے ایسا کیوں بولا کہ تمہاری اور فرشتے کی شادی ہو گئی ہے؟ سمیہ بیگم نے پیار سے یزدان کو پوچھا۔ انہیں اپنے یزدان پر یقین تھا کہ وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ماما، میں نے فرشتے کی عزت و جان بچانے کے لیے نکاح کیا، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو شاید آج ہم دونوں یہاں موجود نہ ہوتے۔ یزدان نے بات کی شروعات کی، پھر اپنی زندگی کے بھیانک دن بتانے لگا، مگر ان سب سے فرشتے اس کی ہو گئی۔ سبھی پوری بات جان کر افسردہ ہو گئے۔ دونوں نے اتنا سب جھیلا تھا، نکاح تو ان کا ہو گیا تھا، بس رخصتی باقی تھی۔ سب نے مل کر آج ہی فرشتے کی رخصتی کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ہینا بیگم اور یوشا صاحب نے بھی یزدان کا سر چوم لیا تھا۔ انہیں اپنے بھتیجے پر فخر تھا۔ ان دونوں کو بھی سٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب آیت کو بھی سٹیج پر لایا گیا تھا، جس کا چہرہ ابھی بھی گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ نکاح شروع کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے کولو ایجاب کا سلسلہ طے پایا گیا تھا آیت کرمانی کا۔ آپ کو احراز کرمانی سے سکہ رائجل وقت 2 لاکھ حق مہر کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ نکاح خان نے احراز سے قبول کروانے کے بعد آیت سے پوچھنا شروع کیا تھا۔ جبکہ آیت نے کچھ جواب نہ دیا تو یوشا صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آیت نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، مگر اپنے بابا کو دیکھ کر اپنے آنسوں کو حلق میں انڈیلے اس نکاح کو قبول کر لیا تھا۔ دونوں جوڑیوں کا فوٹو شوٹ ہوا تھا، جہاں یزدان اور فرشتے کے چہرے پر خوشی دھمک رہی تھی، وہیں دوسری جانب آیت اور احراز خاموشی سے بیٹھے اپنے اندر کی جنگ لڑ رہے تھے۔ فرشتے اور یزدان ہم رنگ لباس میں کسی ریاست کے شہزادہ شہزادی لگ رہے تھے، جبکہ دوسری جانب آیت کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا۔ فرشتے اور یزدان کی طرح ان دونوں کے بھی میچنگ ڈریس تھے۔ احراز بالوں کو کھڑا کیا گولڈن شیروانی سے جچ رہا تھا۔ دوسری جانب آیت بھی سب کے دلوں پر اپنی خوبصورتی سے قہر ڈھا رہی تھی۔ فوٹو شوٹ کا مرحلہ ختم ہوتے سب نے دونوں جوڑیوں کو خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ ان کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ گھر والے بھی ان دونوں جوڑیوں کے لیے خوش تھے، مگر یہ خوشی کب تک قائم رہنی تھی یہ تو آنے والا وقت نے بتانا تھا۔ یوشا صاحب اور ہینا بیگم بھی اپنی دونوں بچیوں کے لیے خوش تھے۔ یزدان فرشتے کا ہاتھ ہمیں اسے اپنی دنیا میں لے آیا، جہاں دونوں کی سوا کوئی نہ تھا۔ آج ان کے رشتے نے اپنی منزل پا لی تھی۔ کمرے میں چاروں جانب گلاب کی پتیاں بکھیری پڑی تھی۔ کمرے میں بلب کی لال روشنی رومانوی ماحول فراہم کر رہی تھی۔ یزدان نے فرشتے کو گود میں اٹھایا، کمرے کے عین وسط میں موجود بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ فرشتے کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ چڑھ گئے تھے۔ تھینکس فرشتے فار کمنگ ان مائی لائف۔ یزدان نے محبت سے فرشتے کے شفاف پاؤں کو چوما، اپنی جیب سے خوبصورت پائل نکال کر پہنا دی۔ فرشتے خود کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی مان رہی تھی، جس کا شوہر اسے اتنا پیار کرتا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو یزدان کے جذبات جگا رہی تھی۔ یزدان نے فرشتے کو بازو سے پکڑ کر لٹایا، خود بھی اس کے بغل میں لیٹ گیا۔ آنے والے وقت کو سوچتے فرشتے کی سانسیں تیز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یزدان ہولے سے